सो हेलो हाय। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू रेडियो डायग्नोसिस, रेडिएशन हजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। माई सेल्फ मीनू यादव। सो लेट्स सी एंड here what we are going to study रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर एंड डिपार्टमेंट के बारे में। व्हाट इज रेडियो डायग्नोसिस? Radio diagnosis is the branch or specialty of medicine that deals with the study and application of imaging technology to diagnose and treat the image. रेडियो डायग्नोसिस एक स्पेशलिटी और ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी से टू डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए और ट्रीट करने के लिए डिसीजेस को, बीमारियों को। ओके, एंड हु इज़ ए रेडियोलॉजिस्ट? रेडियोलॉजिस्ट इज ए मेडिकल प्रोफेशनल who is specially trained to interpret medical images such as X-rays, USG, CT scan and MRI. रेडियोलॉजिस्ट मेडिकली प्रोफेशनल पर्सन होता है जो ट्रेंड होता है। इंटरप्रेट मतलब कि उसको देखने में, उसके अंदर की जो है जानकारी निकालने में, इमेजेस की, कौन सी इमेजेस? एक्सरेज की, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड की एंड सिटी स्कैन एंड एमआरआई की। ओके, सो हु इज़ रेडियोग्राफर? अ रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट। जो रेडियोग्राफर है उसको हम लोग रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, रेडियोग्राफर भी बोलते हैं। आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं हु परफॉर्म डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर सच एज एक्सरे, जो कि एक्सरे, एमआरआई, सिटी ये परफॉर्म करते हैं। And for proper and efficient working in the radiology department as a radiographer, one has to be familiar with X-ray machine and other facilities available in department. Okay, various facilities which are available in a fully developed radiology department are X-rays, ultrasonography, computed tomography and nuclear medicine. दीज आर द वेरियस फैसिलिटी जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती हैं। एंड पेट स्कैन भी होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पेट इसको बोलते हैं, एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई होता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी होता है और जिसमें क्या होता है, यूजुअली मिनिमली इन्वेसिव होता है एंड मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं इसमें विद द गाइडेंस ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी की गाइडेंस में मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। सो यहाँ से हम लोग ने क्या सीखा? रेडियो डायग्नोसिस सीखा, रेडियोलॉजिस्ट पता किया, रेडियोग्राफर क्या है एंड वेरियस मोडालिटीज जो डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं। ओके, एंड now what is radiation? So radiation is a form of energy. रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है। ओके, एंड जो कि ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मीडियम, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल कर सकती है बिना किसी माध्यम के। लाइट एंड हीट ऑफ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट और जो हीट होते हैं वो फॉर्म ऑफ रेडिएशन होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सराउंडेड बाय कंटिन्यूअस रेडिएशन, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं कंटिन्यूअस रेडिएशन से सराउंडेड होते हैं, विच इज बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, जो कि दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी एंड मैन मेड, मतलब कि आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी होती है जो कि ट्रैवल कर सकती है फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बिना किसी माध्यम के, विदाउट एनी मीडियम। एंड लाइट एंड हीट आर द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो लाइट होती है वो भी एक टाइप का रेडिएशन है, एंड हीट भी एक टाइप का रेडिएशन है। एंड ह्यूमन बींग्स रेडिएशन से सराउंडेड होते हैं, हमारे चारों तरफ लाइट और
हीट है हम महसूस कर सकते हैं, तो हम लोग सराउंडेड हैं। ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं, मैन मेड होते हैं। नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल। सो नेचुरल सोर्सेज इंक्लूड कॉस्मिक रेडिएशन। जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनमें क्या होता है, कॉस्मिक रेडिएशन होता है, फ्रॉम स्पेस, रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। एंड जो नेचुरल होता है इसमें कॉस्मिक रेडिएशन होता है जो कि स्पेस में होता है, रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स से इमिट होता है जो कि सॉइल में होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है, मिल्क एंड बॉडी इटसेल्फ। ये मिल्क में भी हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, ऑलमोस्ट सभी जगह पाया जाता है। एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन इंक्लूड एक्सरे इक्विपमेंट। जो आर्टिफिशियल सोर्स है उसमें एक्सरे इक्विपमेंट से हम लोग जनरेट करते हैं रेडिएशन। एंड रेडियो एक्टिव मेडिकेशंस जो होती हैं, एंड न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ artificial source of radiation. Okay, and radiation definition and properties. So radiation is defined as energy in transit. ये एक एनर्जी है। रेडिएशन कंप्राइजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जैसे कि एक्सरे, रेडियो वेव्स, रेडिएंट हीट, विजिबल लाइट और गामा रेज एंड पार्टिकुलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एंड हैवीली चार्ज्ड आयंस। इसमें रेडिएशन का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, इसी हिसाब से हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है रेज को। एंड एक्सरेज एंड गामा रेज आर आइडेंटिकल। एक्सरेज और गामा रेज आइडेंटिकल होती हैं, सिर्फ डिफरेंट किस में होती हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। जो एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं मैकेनिकली by making electrons strike on target that causes the electrons to give up their energy as X-rays। मतलब कि जो एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इसमें मैकेनिकली मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो वहाँ से एक्सरेज निकलती हैं और वो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कन्वर्ट हो जाती है एक्सरेज में। एंड गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, गामा रेज न्यूक्लियस का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटता है, तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनके न्यूक्लियस के टूटने से गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। एंड द रेडिएशन दैट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशन। जो रेडिएशन है जिसमें प्रॉपर्टी होती है प्रोड्यूस करने की पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, उसको आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। एक्स रेज आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ये सभी आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एंड ये जो कह रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सो लेट्स सी व्हाट इज आयनाइजेशन। इफ देयर इज this is a nucleus and these are its orbits, and here electrons are revolving around it. Okay, then if electrons come and strike to it and remove this, and this electron would come out and this would become negative ion because this is removed, and now this nucleus would become, here would become a deficiency of electron and electrons are same. So if here deficiency of electron then it would become positive ion. Okay, तो ये पॉजिटिव आयन हो जाता है, ठीक है। एंड जो एक्स रेज होती हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज, ये सभी कैसे आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। एंड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी रेडिएशन की यूनिट्स। सो रेडिएशन एक्सपोजर,
Radiation exposure is a quantity to express the amount of radiation delivered to a point in air. जो एक्सपोजर है एक क्वांटिटी होती है एक्सप्रेस करने की अमाउंट ऑफ रेडिएशन को डिलीवर्ड इन ए पॉइंट इन एयर, जो डिलीवर होता है एक पॉइंट पे एयर में, उसको हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं. एंड कन्वेंशनल यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर इज रोंजन. एक्सपोजर की जो कन्वेंशनल यूनिट है वो है रोंजन. एंड रोंजन इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर दैट विल लिबरेट ए चार्ज ऑफ 2.58 पॉइंट इंटू 10⁻⁴ कूलम्स पर किलोग्राम ऑफ एयर. तो रोंजन क्या है? रोंजन एक यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर की यूनिट है जो कि लिबरेट करता है ए चार्ज ऑफ 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स पर किलोग्राम ऑफ एयर. सो एक्सपोजर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास ऑफ एयर. एक्सपोजर क्या है? चार्ज अपॉन मास ऑफ एयर, एयर का मास है. एंड 1 रोंजन इज इक्वल टू क्या होता है? 2.58 2.58 गुणा 10⁻⁴ कूलम प्रति किलोग्राम ऑफ एयर. एंड एसआई सिस्टम में एक्सपोजर इज कूलम पर किलोग्राम. एसआई सिस्टम में एक्सपोजर क्या है? कूलम पर किलोग्राम है. एंड जो एसआई यूनिट क्या है एक्सपोजर की? कूलम पर किलोग्राम है. एंड कन्वेंशनल यूनिट है रोंजन. एंड सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक रोंजन इज द अप्रॉक्सीमेट एक्सपोजर ऑफ बॉडी सरफेस फॉर एन एपी फिल्म ऑफ द एब्डोमेन फॉर ए पेशेंट ऑफ द एवरेज थिकनेस. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या है? रोंजन क्या है? अप्रॉक्सीमेट एक्सपोजर ऑफ बॉडी सरफेस है फॉर एन एपी फिल्म ऑफ द एब्डोमेन फॉर ए पेशेंट ऑफ एवरेज थिकनेस, जो एवरेज थिकनेस का पेशेंट है. एंड रोंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया और फील्ड ऑफ साइज. जो रोंजन है वो इंडिपेंडेंट होता है, उससे एरिया और फील्ड ऑफ साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड एब्जॉर्ब डोज. सो एब्जॉर्ब डोज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आयनाइजिंग रेडिएशन डिलीवर्स पर ग्राम ऑफ द इरेडिएटेड मटेरियल. एब्जॉर्ब डोज क्या है? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी होता है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन डिलीवर करता है पर ग्राम ऑफ द इरेडिएटेड मटेरियल से. इरेडिएट मटेरियल जिसमें लग रहा है उस मटेरियल में पर ग्राम में जो रेडिएशन डिलीवर होता है वो ही एब्जॉर्ब डोज होता है. जो एब्जॉर्ब डोज की कन्वेंशनल यूनिट है वो है रेड. 1 रेड ऑफ एब्जॉर्ब डोज करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ 100 अर्ग्स पर ग्राम. जो 1 रेड है एब्जॉर्ब डोज वो करस्पॉन्ड करता है टू एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन को 100 अर्ग प्रति ग्राम में. ओके, एसआई यूनिट. सो अभी जो हमने देखा एक्सपोजर की कन्वेंशनल यूनिट क्या है? रोंजन. एंड एसआई यूनिट कूलम पर किलोग्राम. एंड एब्जॉर्ब डोज की रेड है. एंड जो इसकी एसआई यूनिट है एब्जॉर्ब डोज की वो है ग्रे. एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 है, 100 रेड्स. एंड देन 10 मिली ग्रे इज इक्वल टू 1 रेड, 10 मिली ग्रे इज इक्वल टू 1 रेड. एंड 1 सेंटीग्रे इज इक्वल टू 1 रेड. नाउ इक्विवेलेंट डोज. what is equivalent dose? Same dose of different radiation do not produce the same biological effect in a given tissue. जो सेम डोज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन होती है वो नहीं प्रोड्यूस करती सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ए गिवन टिश्यू. अभी जैसे कि गामा रेज एंड एक्स रेज एंड यूवी रेज, अगर हम तीनों रेज का सेम डोज दें बॉडी को तो तीनों का जो इफ़ेक्ट है वो सेम नहीं होगा बायोलॉजिकल इफेक्ट टिश्यूज़ में, बिकॉज सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबका अलग अलग एनर्जी लेवल है. सो टू मेक द यूनिट इंडिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ रेडिएशन, सो यूनिट को रेडिएशन के टाइप से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इक्विवेलेंट डोज इज यूज्ड which is derived by multiplying the absorbed dose with the radiation weighing factor previously called
क्वालिटी फैक्टर। तो इसके लिए जो एब्जॉर्ब डोज को मल्टीप्लाई किया जाता है विद द रेडिएशन वेइंग फैक्टर के साथ, जिसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इक्वलेंट डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज इन रेड। इक्वलेंट डोज क्या है? एब्जॉर्ब डोज होती है रेड में, एंड इक्वलेंट डोज का कन्वेंशनल जो है यूनिट वो है रैम, एंड रेड है एब्जॉर्ब डोज का, एंड इधर पे है रेडिएशन वेइंग फैक्टर। ओके, सो दिस इज important formula. So if absorbed dose is expressed in rads, the unit of equivalent dose is rem. If the former is expressed in gray, then the equivalent dose is expressed in silver. तो एब्जॉर्ब डोज को हम लोग रेड में करते हैं एक्सप्रेस, जो और इक्विवेलेंट डोज को रैम में करते हैं। तो अगर एब्जॉर्ब डोज को जो एसआई यूनिट है वो ग्रे है, तो इक्विवेलेंट डोज का क्या होगा? सीवर्ट होगा। ओके, सो 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 100 रैम। एक सीवर्ट में कितने रैम होते हैं? 100 रैम होते हैं। एंड द रैम इज ए यूनिट यूज टू ओनली इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज होती है। द डोज ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मिली सीवर्ट। जो डोज है वो भी ज़्यादातर मिली सीवर्ट में ही करते हैं हम लोग एक्सप्रेस। 1 मिली सीवर्ट इज इक्वल टू 1/1000 मिली 1000 सीवर्ट, एंड 1 मिली सीवर्ट इज इक्वल टू 100 मिली रैम। सो ये कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 100 रैम एंड 1 मिली सीवर्ट इज इक्वल टू 100 मिली रैम। दिस पॉइंट टू बी नोटेड दैट 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 100 रैम। तो यहाँ पे सीवर्ट जो है रैम से बड़ी यूनिट है। एंड इफेक्टिव डोज इक्वलेंट, इफेक्टिव डोज इक्वलेंट क्या है? जो द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वलेंट डोज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू एंड द वेइंग फैक्टर फॉर ईच ऑर्गन और टिश्यू इरेडिएटेड इज कॉल्ड द इफेक्टिव डोज इक्वलेंट। जो सम होता है प्रोडक्ट ऑफ द इक्वलेंट डोज का ऑर्गन और टिश्यू का, वो द वेइंग फैक्टर होता है, रेडिएशन वेइंग फैक्टर फॉर ईच ऑर्गन और टिश्यू रेडिएटेड, जो कि ऑर्गन को लगता है, कॉल्ड इफेक्टिव डोज इक्वलेंट। उसको इफेक्टिव डोज इक्वलेंट कहते हैं। द पर्पज ऑफ द इफेक्टिव डोज इक्वलेंट इज टू रिलेट एक्सपोजर टू रिस्क। इसका पर्पज होता है एक्सपोजर को रिस्क से रिलेट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल द इफेक्टिव जो इफेक्टिव डोज इक्वलेंट है, इसको HENHT। ओके, हाँ, इफेक्टिव डोज इक्वलेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेस्ट रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज 0.06 मिली सीवर्ट 6 मिली रैम है। अगर जो चेस्ट में इफेक्टिव डोज इक्वलेंट है 6 मिली रैम, देन इफेक्टिव डोज इक्वलेंट of 0.06 millisieverts means the risk involved for a chest examination। जो चेस्ट एग्जामिनेशन के लिए रिस्क है वो सेम है एज द रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोजिंग द एंटायर बॉडी, जो पूरे बॉडी को एक्सपोज करने में होता है, टू एज एन एक्सरे एक्सपोजर ऑफ 0.06 मिलीसीवर्ट्स में। एंड नोटिस दैट इफेक्टिव डोज इक्वलेंट डज नॉट मेजर्स एक्सपोजर टू द चेस्ट। ये एक्सपोजर टू द चेस्ट नहीं मेजर करता है। इफेक्टिव डोज इक्वलेंट डज नॉट असाइन ए रिस्क वैल्यू रिजल्टिंग फॉर एन एक्सपोजर टू द चेस्ट। एंड एक्टिविटी क्या है? द एक्टिविटी ऑफ ए रेडिएशन सोर्स रेडियो आइसोटोप signifies the output of radiation from source। जो एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन सोर्स होती है रेडियो आइसोटोप की, वो सिग्निफाइज करती है द आउटपुट ऑफ रेडिएशन फॉर्म को
ऑफ द सोर्स को द एक्टिविटी ऑफ ए सोर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एज इट अंडरगोज। जो एक्टिविटी है एक सोर्स की वो डिफाइन करती है टर्म्स में डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में जो होते हैं। एंड यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैक्यूरल। जो एक्टिविटी की यूनिट है वो बैक्यूरल है। एंड वन बैक्यूरल इज वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। फॉर्मली यूज्ड यूनिट वॉज क्यूरी। जो पहले यूज करते थे क्यूरी यूज करते थे। नाउ वी आर यूजिंग बैक्यूरल। वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जो वन क्यूरी है वो किसके बराबर होती है 3.7 गुणा 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में वो इतने बार टूट रहा है 3.7 गुणा 10⁻10 टाइम्स। ओके एंड नाउ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं एक्सरेज आर आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरेज कैसे रेडिएशन है आयनाइजिंग रेडिएशन है। दे प्रोड्यूस सोमैटिक एंड जेनेटिक इफेक्ट। जो कि सोमैटिक यानी कि बॉडीली एंड जेनेटिक मोली के जीन में जो चेंजेस करते हैं जेनेटिक इफेक्ट करते हैं। एंड देयर कैन बी अर्ली इफेक्ट एंड लेट इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ डोज एंड ऑर्गन एक्सपोज। और वहाँ पे अर्ली इफेक्ट हो सकते हैं लेट इफेक्ट हो सकते हैं डिपेंड करता है डोज पे एंड ऑर्गन पे कितना डोज दिया गया है और कितना और किस ऑर्गन को एक्सपोज किया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वेरियस इफेक्ट्स दैट माइट बी प्रोड्यूस व्हेन एक्सरेज इंटरेक्ट विद द बॉडी टिश्यूज। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सरे इंटरेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। ओके एंड यहाँ पे हम लोग एक्सरेज का ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट्स देखने वाले हैं। दिस इज एसेंशियल इन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ एंड जनरल पब्लिक ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अनलेस यूजफुलनेस ऑफ एक्सरेज। इसमें यूजफुलनेस ऑफ एक्सरेज को भी देखेंगे एंड इसके इफेक्ट्स को भी हम लोग जानेंगे। हम लोग इस अभी क्या क्या जानने वाले हैं। various effects of X-rays on human beings, types of radiation injuries, and elaborate the effect of radiation on fetus, various factors affecting radiation hazards, radiation hazards को जो factors affect करते हैं, differentiation भी हम लोग करेंगे acute and chronic and between somatic and genetic effects में। okay so classification of radiation injury। रेडिएशन इंजरी को कैसे क्लासीफाई करते हैं। रेडिएशन इफेक्ट्स आर क्लासीफाइड आइदर एज एक्यूट और क्रोनिक। रेडिएशन इफेक्ट्स को हम लोग एज ए क्रोनिक या एक्यूट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर सोमैटिक और जेनेटिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। दो तौर पे कर सकते हैं एक एक्यूट एंड क्रोनिक एंड सेकेंड सोमैटिक एंड जेनेटिक। एंड दीज कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं डोज के। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स कहलाते हैं। मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक मतलब सर्टेनिटी मतलब कि होना ही होना है। अगर डोज का प्रोपोर्शन जितना ज़्यादा डोज लगेगा उतना ही ज़्यादा उसका खतरा बढ़ता जाएगा। एंड और नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। वो होते हैं स्टोकेस्टिक इफेक्ट। इसका भी पूछा जाता है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये सर्टेनिटी होते हैं इनका होना होता है एंड ये प्रोपोर्शनल होते हैं डोज के। एंड एक्यूट रिस्पॉन्सेज टू रेडिएशन थेरेपी आर सीन इन टिश्यूज विथ रैपिड टर्नओवर GIT gastrointestinal mucosa, bone marrow, skin, oropharyngeal and esophageal mucosa। एक्यूट रिस्पॉन्सेज में टिश्यूज़ में रैपिड टर्नओवर होते हैं GIT की म्यूकोसा में, बोन मैरो में, स्किन में, ओरोफेरेंजियल एंड ईसोफेजियल म्यूकोसा में। एक्यूट रेडिएशन डैमेजेस
लीड्स टू सेल नेक्रोसिस। जो एक्यूट इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें सेल नेक्रोसिस होती है, सेल डेथ होती है। एंड इन क्रोनिक रेडिएशन इंजरी, अगर क्रोनिक रेडिएशन इंजरी है तो इसमें क्या होता है, एट्रोपी हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, अल्सरेशन हो सकता है, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, नियोप्लेजिया। दीज आर स्टेजेस ऑफ कैंसर्स कैन अकर इन इपिथेलियल एंड पैरेन्काइमल सेल्स। ये एपिथेलियल और पैरेन्काइमल सेल्स में हो सकता है। इन द स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यूज में क्या होता है, चेंजेस दैट आर सीन आर फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस एंड प्रेजेंस ऑफ एटिपिकल फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोसिस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ एटिपिकल फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं। आर्टरीज एंड कैपिलरीज शो इंडोथेलियल सेल डैमेज, थ्रोम्बोसिस, रप्चर, मायोइंटिमल प्रोलिफरेशन एंड वेस्कुलाइटिस। जो आर्टरीज और कैपिलरीज होती हैं इंडोथेलियल सेल डैमेज हो सकती हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस हो सकती है, रप्चर हो सकती है, मायोइंटिमल प्रोलिफरेशन हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकती है एंड स्मॉल वेन्स सो इंटिमल प्रोलिफरेशन। स्मॉल वेन्स जो होती हैं उसमें प्रोलिफरेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है एंड वीनो ऑक्लूसिव डिसीज एज इन द लीवर। लीवर में जैसे होता है वैसे वीनो एक्लूसिव डिसीज भी हो सकती है। एंड नाउ सोमैटिक इफेक्ट्स। सोमैटिक इफेक्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक। Deterministic effects, these are certain and these are proportional to the dose, related with certainty to a known dose of radiation। मतलब कि जितना डोज लगता जाएगा उसके प्रोपोर्शनल में उस हिसाब से डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स का होना मतलब निश्चित होता जाएगा। ओके, एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स, डोज थ्रेशोल्ड होता है, मतलब कि एक डोज लिमिट होती है कि अगर इस लिमिट तक रेडिएशन लगा तो उसको इफेक्ट्स आने ही आने हैं। एंड सीवियरिटी ऑफ द इफेक्ट इज डोज रिलेटेड। और जो सीवियरिटी होती है वो इफेक्ट की वो डोज रिलेटेड होती है। दीज इफेक्ट्स आर सीन इन रेडिएशन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन के वो इंडिविजुअल में होते हैं, उसके लाइफ टाइम तक रहते हैं। रेडिएशन कैन इंड्यूस नॉन मेलिग्नेंट चेंजेस इन स्किन। जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स हैं इसमें नॉन मेलिग्नेंट चेंजेस हो सकते हैं स्किन में, मतलब मेलिग्नेंसी नहीं होगी लेकिन स्किन में चेंजेस आएंगे, एपिलेशन हो सकता है, लॉस ऑफ हेयर हो सकते हैं एंड कैटरेक्ट इन आईज हो सकता है एंड इफेक्ट फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। और ये वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स आर सीन आफ्टर रेडिएशन एक्सीडेंट्स एंड पेशेंट्स अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी। जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं ये रेडिएशन एक्सीडेंट्स के बाद शो होते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी बार सीटी होता है, एक्सरे होता है, कई प्रोसीजर्स होते हैं, तो एंड पेशेंट जिसमें रेडियोथेरेपी हो रहा होता है उसमें भी डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। एंड स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स के फीचर्स क्या होते हैं, रैंडम इवेंट्स विदाउट थ्रेशोल्ड। इसमें कोई डोज लिमिट नहीं है, ये रैंडमली हो सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज विद डोज। डोज के साथ प्रोबेबिलिटी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको निश्चित तौर पे कह नहीं सकते कि इतना डोज लगा तो इसमें स्टोकेस्टिक इफेक्ट सो ही होंगे। एंड सीवियरिटी ऑफ द इफेक्ट में नॉट बी डोज रिलेटेड। इसमें जो सीवियरिटी होती है वो डोज रिलेटेड नहीं होती है कि इतना डोज लगा तो इतना ज़्यादा सीवियर होगा। एंड जेनेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो दीज आर स्टोकेस्टिक बाय नेचर, दियर नेचर। ये स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स के जैसे ही होते हैं इनकी नेचर। एंड एक्यूट टोटल बॉडी इरेडिएशन एट ए डोज इन एक्सेस ऑफ 100 गे to the total body death usually occurs
within 24 to 48 hours from neurological and cardiovascular failure। अगर हमने एक्सेस में 100 ग्रे के अराउंड टोटल डोज दिया किसी पेशेंट को, तो उसका बॉडी डेथ लगभग 24 से 48 घंटे में हो जाएगा। कैसे? ये न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर फेलियर्स करा देगा बॉडी में, जिससे कि डेथ हो जाएगी। एंड अ डोज बिटवीन 5 to 12 ग्रे, अगर 5 से 12 ग्रे के बीच में डोज दे रहे हैं तो डेथ हो सकती है इन डेज, कुछ दिनों में, एज अ रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। बिकॉज ये 5 से 12 ग्रे बहुत ज़्यादा डोज है, इसमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है GIT सिंड्रोम हो जाएगा एंड उसमें पेशेंट की कुछ दिनों में डेथ हो जाएगी। कितने में? 5 से 12 ग्रे में। एंड अगर 100 ग्रे के लगभग लगा रेडिएशन तो 24 से 48 घंटे में न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवास्कुलर फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। एट डोजेस बिटवीन 2 to 8 ग्रे, अगर 2 से 8 ग्रे के बीच में है तो डेथ तो हो सकती है सेवरल वीक, कुछ वीक्स में, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑन बोन मैरो। इसका इफेक्ट्स बोन मैरो में होगा, जो कि रिजल्ट करेगा इन फॉल्टी ब्लड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ब्लड का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। कितना? 2 to 8 ग्रे में। इसमें कितने टाइम में होगी? सेवरल वीक्स में हो जाएगी। एंड क्रोनिक रेडिएशन इफेक्ट्स, जो रेडिएशन के क्रोनिक इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज इफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ लोअर इंटेंसिटी और मे अपीयर एज लेट इफेक्ट्स इन सर्वाइवर्स ऑफ मोर एक्यूट एक्सपोजर। इसमें क्या है कि ये जो छोटा छोटा एक्सपोजर देते रहे तो उससे प्रोलॉन्ग्ड काफ़ी टाइम तक अगर वो लोअर इंटेंसिटी की एक्सरेज या रेडिएशन से एक्सपोज किया गया, बट एक लंबे टाइम के लिए किया गया, एज लेट इफेक्ट्स। इसमें लेट इफेक्ट्स आते हैं सर्वाइवर्स में जो होते हैं पेशेंट्स मोर एक्यूट एक्सपोजर। दीज इफेक्ट्स कैन अकर इन वेरियस सिस्टम्स एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इफेक्ट्स CNS में दिखाई दे सकते हैं, स्किन, हार्ट एंड बॉडी वेसल्स में, लंग्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हीमोपोएटिक सिस्टम, आई, ब्लैडर एंड टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये इफेक्ट अलग अलग सिस्टम में शो हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम में शो सकते हैं, स्किन, हार्ट, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हीमोपोएटिक सिस्टम में हो सकता है, आइज में, ब्लैडर में, टेस्टिस एंड ओवरीज सभी में शो हो सकते हैं क्रोनिक रेडिएशन इफेक्ट्स। एंड सोमैटिक स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर लेट इफेक्ट्स विच अकर एट रैंडम विथ नो डोज थ्रेशोल्ड। जो सोमैटिक स्टोकेस्टिक इफेक्ट होते हैं, ये लेट इफेक्ट होते हैं जो कि रैंडमली होते हैं, इसमें डोज थ्रेशोल्ड, डोज लिमिट नहीं होती है। एंड ऑल स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स आर लेट। जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं वो सभी लेट होते हैं, बट नॉट ऑल लेट इफेक्ट्स आर स्टोकेस्टिक। लेकिन जो सभी लेट इफेक्ट्स होते हैं वो स्टोकेस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन जो जितने स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं वो लेट ही होते हैं। ओके, द इफेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन एंड इंडक्शन ऑफ मैलिग्नेंसीज आर कंसीडर्ड सोमैटिक स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। जो इफेक्ट शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन कर देते हैं और इंडक्शन ऑफ मैलिग्नेंसी का इंडक्शन हो सकता है, एंड कंसीडर किए जाते हैं सोमैटिक स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। एंड वेरियस रेडिएशन इंड्यूस्ड मैलिग्नेंसीज आर ल्यूकेमिया। जो वेरियस रेडिएशन इंड्यूस्ड होते हैं वो मैलिग्नेंसीज होती हैं, ल्यूकीमिया होती है, मैलिग्नेंसी ऑफ स्किन का हो सकता है, लंग, बोन, ब्रेस्ट, थायराइड एंड मेनिंजियोमास। ओके, एंड जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के जेनेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? रेडिएशन कैन आइदर डैमेज द DNA or affect the chromosome itself, which can lead to mutation which may be manifested in late generations as congenital defects or malignancies। जो जेनेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? DNA में चेंजेस कर देते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं क्रोमोसोम में,
जिससे कि ये म्यूटेशन हो जाता है और जो उसमें मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं लेट जनरेशन्स में, जो दूसरी जनरेशन्स आएंगी। एंड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन इन फीटस अनबॉर्न चाइल्ड पे रेडिएशन क्या क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन द फीटस में बी बोथ डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक, दोनों टाइप का हो सकता है। रेडिएशन कैन कॉज फीटल डेथ, जो रेडिएशन है वो फीटल डेथ करा सकता है, ग्रॉस मलफॉर्मेशन हो सकता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन, जो मेंटली रिटार्ड हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ उसकी रुक सकती है। एंड फीटल मालफॉर्मेशन में भी माइक्रोसिफेली, जो फीटल मालफॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या हो सकता है, माइक्रोसिफेली मतलब कि हेड छोटा रह जाएगा उसका जो स्कल है, एंड एब्सेंस ऑफ आइज हो सकता है, एब्सेंस ऑफ लेंस हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, स्टंटिंग, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, क्लफ फीट, डिफॉर्म्ड आर्म्स हो सकती हैं, एंड स्पाइना बाइफिडा, जेनाइटल डिमॉर्फिटीज, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फीटस के साथ। एंड फीटस इज मोस्ट सेंसिटिव इन 18 to 15 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। फीटस जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है किस टाइम पे, 8 to 15 वीक के बीच में मोस्ट सेंसिटिव होता है टू द रेडिएशन, एंड एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग रेडिएशन टू द फीटस शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर कोई भी रेडिएशन वाला हम लोग एग्जामिनेशन करने वाले हैं तो इस पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। इफ़ दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू डू, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन वी हैव टू डू, otherwise we should not choose this option. Radiation is very harmful to the fetus. Factors affecting radiation hazards. फैक्टर्स जो रेडिएशन हजार्ड्स को अफेक्ट करते हैं। हजार्ड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ रेडिएशन। जो हजार्ड्स है, हजार्ड्स क्या होता है, खतरा, ये डिपेंड करता है नेचर एंड टाइप ऑफ रेडिएशन पे, रेडिएशन का कौन सा नेचर और कौन सा टाइप का रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है, एंड द सोर्स बाय विच द रेडिएशन, और क्या सोर्स है उसका जिसके द्वारा रेडिएशन इज बीइंग रिसीव्ड। तो वेदर एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टोटल डोज एंड डोज रेट एंड द एक्सटेंट। ये टोटल डोज और डोज रेट एंड एक्सटेंड एंड पार्ट ऑफ बॉडी एक्सपोज, किस बॉडी पार्ट को एक्सपोज करें इस पर डिपेंड करेगा। एज, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, एज क्या है, सेक्स क्या है, बच्चा तो रही है या जो भी, एंड रेडिएशन सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गन्स एक्सपोज, और उस ऑर्गन की रेडिएशन सेंसिटिविटी कितनी है इस पे भी ये डिपेंड करता है। एंड द एक्सटर्नल हजार्ड्स आर कॉज्ड ड्यू टू रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्सेज विच आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। जो एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडिएशन रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम द सोर्सेज विच आर लोकेटेड आउटसाइड, जो बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं, जैसे कि एक्सरेज, गामा थेरेपी, ब्रैकी थेरेपी, इन सोर्सेज से एक्सटर्नल हजार्ड्स हो सकते हैं। द बॉडी कैन बी एक्सपोज्ड बाय कीपिंग एनी सोर्स ऑन द बॉडी। जो बॉडी जो है कैन बी एक्सपोज की जा सकती है बाय कीपिंग कोई भी सोर्स ऑन द बॉडी पे और अवे फ्रॉम द बॉडी, या बॉडी से कुछ दूर पे रख के एक्सपोज किया जा सकता है बाय द रेडिएशन। एंड इंटरनल हजार्ड्स आर ड्यू टू दोज आइसोटोप्स विच गेट लोकेटेड इनटू द बॉडी बाय इनहेलेशन और थ्रू माउथ और नोज और बाय इंजेक्शन थ्रू द वुंड्स। और जो इंटरनल हजार्ड्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, आइसोटोप्स की वजह से हो सकते हैं जो कि लोकेटेड की होते हैं इन द बॉडी, और बाय इनहेलेशन या इनहेल किए जा सकते हैं, या थ्रू माउथ या नाक के द नोज से, बाय इंजेक्शन थ्रू द वुंड्स, या फिर वुंड के द्वारा इंजेक्शन किया जाता है। एंड द नेट इंजरी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट वेट पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टिश्यू। जो नेट इंजरी है, टोटल इंजरी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एनर्जी इम्पार्टेड पर यूनिट वेट,
कितना एनर्जी इम्पार्ट की गई है पर यूनिट पे वेट के हिसाब से और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टिश्यू के 10 ग्रेटर द एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेटर विल बी डैमेज टू द बॉडी। तो जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा। एंड स्किन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ड्यू टू एक्यूट एक्सपोजर टू ओनली वन पार्ट ऑफ ऑर्गन। ओके, एंड स्किन में कितना डोज 3 से 20 सीवर्ट अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, इपिलेशन होगा, इरेदमा होगा। इपिलेशन मतलब लॉस ऑफ हेयर, इरेदमा मतलब रेडनेस एंड अल्सरेशन हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है, अल्सर हो सकता है। सो कितने दिनों में इफेक्ट्स आएंगे, ओवर पीरियड ऑफ डेज, कुछ दिनों में आ जाएंगे। एंड आइज़ में अगर 5 से 8 सीवर्ट तक है तो कैटरैक्ट हो सकता है विद इन 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 सालों में कैटरैक्ट हो सकता है। एंड ओवरीज में अगर 1 to 4 सीवर्ट डोज लग रही है टेम्परेरी टू परमानेंट स्टेरिलिटी हो सकती है। एंड टेस्टिस में 0.25 सीवर्ट टू 4 सीवर्ट अगर डोज है तो टेम्परेरी से लेके परमानेंट स्टेरिलिटी हो सकती है, मतलब कि बिल्कुल बच्चा नहीं होगा। ओके, एंड डोज इमीडिएट इफेक्ट 0.1 सीवर्ट यानी कि 10 रैम अगर डोज दिया है तो इसका इमीडिएट क्या इफेक्ट आएगा, नॉन डिटेक्टेबल। 10 रैम का इमीडिएट कोई डिटेक्ट नहीं किया गया है इफेक्ट। एंड 0.1 सीवर्ट 0.25 रैम का क्रोमोसोम एब्रेशन हो सकते हैं। 10 रैम से 25 रैम तक डिटेक्टेबल है, डिटेक्ट किया जा सकता है इफेक्ट्स। एंड 0.25 सीवर्ट से 1 सीवर्ट तक चेंज इन ब्लड पिक्चर, डिक्रीज इन ब्लड काउंट। अगर 0.25 सीवर्ट से 1 सीवर्ट तक है तो ब्लड पिक्चर में चेंजेस हो गए एंड ब्लड काउंट कम होता है। 25 रैम से 100 रैम तक दे रहे हैं तो नॉन लीथल 100% रिकवरी होती है, इसमें घातक नहीं है, 100% रिकवरी हो सकती है। एंड अगर 1 सीवर्ट से 3 सीवर्ट तक दे रहे हैं यानी कि 100 रैम से 300 रैम तक दे रहे हैं, नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। डेथ इज़ पॉसिबल इन सम केसेस, किसी किसी केस में डेथ भी हो सकती है। एंड 3 से 5 सीवर्ट के बीच में अगर रेडिएशन हो रहा है एक्सपोजर तो सीवियर रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। इसमें इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, अगर 3 से 5 सीवर्ट रेडिएशन दिया तो तुरंत उसमें सीवियर रेडिएशन सिकनेस होगी एंड लॉस ऑफ वेट होगा, एपेटाइट का भी लॉस होगा। एंड एपेटाइट क्या होता है, भूख की कमी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा। एंड डेथ में अकर इन केस ऑफ 50%, 50% लोगों के केसों में डेथ हो सकती है। एक्सपोज्ड पर्सन डेथ में अकर इन 50% केस इफ एक्सपोज्ड, अगर 50% केसेस में डेथ देखा गया है एक्सपोजिंग के बाद। एंड अबव 5 सीवर्ट, 5 सीवर्ट के ऊपर मतलब कि 500 रैम तो ऑल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड डेथ विद इन फ्यू डेज, जितने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसके बाद फिर डेथ हो जाएगी विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर। ओके, एंड नाउ रेडिएशन प्रोटेक्शन। अभी हम लोग ने देख लिया इफेक्ट्स वगैरह, तो अभी प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ जो रेगुलेट करती हैं, सो रेगुलेटरी बॉडीज़ ले डाउन नॉर्म्स जो रूल्स बनाती फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन एंड ऑल्सो रिकमेंड द डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर्स, और डोज लिमिट को भी रिकमेंड करती हैं फॉर द रेडिएशन वर्कर्स के लिए एंड द जनरल पब्लिक के लिए। आईसीआरपी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल बोले कि ये मतलब कई देशों के लिए है, सभी देशों के लिए इंटरनेशनल है, कमीशन है ये फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन
इज द इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। फॉर ईच कंट्री हैज़ इट्स नेशनल काउंटर पार्ट ऑफ आईसीआरपी। आईसीआरपी का सभी देशों के पास उनका नेशनल भी बॉडीज़ हैं। अमेरिका में एनसीआरपी है, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। एनसीआरपी कहाँ पे है? अमेरिका में है, जो कि फुल फॉर्म क्या है एनसीआरपी का? नेशनल कमीशन फॉर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। एंड इंडिया में क्या है? एईआरबी है। एईआरबी का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एंड अलारा एंड ओआरपी आर कंसेप्ट्स ऑफ द आईसीआरपी एंड एनसीआरपी। अलारा और ओआरपी दो कंसेप्ट हैं जो कि आईसीआरपी एंड एनसीआरपी ने दिए हैं। ओआरपी क्या है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ओआरपी है। एंड अलारा स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा का फुल फॉर्म क्या है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब कि उतना कम से कम रेडिएशन देना है जितने में कि एक बेटर पिक्चर क्वालिटी आ जाए। एंड अलारा रिकॉग्नाइजेस दैट देयर विल ऑलवेज बी सम रेडिएशन एक्सपोजर टू पेशेंट्स इन्वॉल्व इन रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स यूजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन, बट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दैट दीज एक्सपोजर्स कैन बी मिनिमाइज। अलारा कहता है कि अगर कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें मतलब रेडिएशन होना ही होना है, सिर्फ उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज करके जितना ज़रूरत है उतना ही हमें रेडिएशन देना है, जितने में काम हो जाए। ये नहीं कि उसको बस दे रहे हैं डोज, कई बार शूट कर रहे हैं, रीटेक पे रीटेक कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। एक बार में कम से कम डोज में बेहतर से बेहतर पिक्चर क्वालिटी आनी चाहिए। एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैव डिवाइडेड इंडिविजुअल्स इनटू 4 क्लासेस हु आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उन्होंने डिवाइड किया लोगों को 4 क्लासेस में, और जो कि एक्सपोज होते हैं रेडिएशन से। सो नंबर 1 इज़ ऑक्यूपेशनल एक्सपोज, जो कि जिनका काम ही है एक्सपोज्ड ऑक्यूपेशनली एक्सपोज होने का। दे आर वर्किंग इन रेडिएशन एनवायरनमेंट, जो कि रेडिएशन एनवायरनमेंट काम करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट सम अमाउंट ऑफ हायर रेडिएशन एज ए प्रोफेशनल हजार्ड, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट मिल जाता है क्योंकि वो लोग उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, हायर रेडिएशन मिल जाता है। सो लिमिट इसकी जो है, लिमिट्स फॉर रेडिएस एक्सपोजर है, मैक्सिमम परमिसिबल डोज जो है फॉर ऑक्यूपेशनली एक्सपोज इंडिविजुअल 2 रैम पर ईयर है, यानी कि 20 मिली सीवर्ड पर ईयर है। 20 मिली सीवर्ड पर ईयर ये इसकी ऑक्यूपेशनल एक्सपोज की मैक्सिमम परमिसिबल डोज है। एंड ओकेजनली एक्सपोज, जो कि कभी कभी एक्सपोज होते हैं, they occasionally visit as an X-ray department or visit some other scientific site where radiation radioactive sources are present, जो कि कभी कभी डिपार्टमेंट विजिट करते हैं और किसी साइंटिफिक सोर्स में जहाँ पे रेडिएशन या रेडियोएक्टिव सोर्स होता है उसको विजिट करते हैं। उनके लिए क्या डोज है? उनकी डोज लिमिट है फॉर ओकेजनली एक्सपोज्ड इज 0.2 रैम पर ईयर, यानी कि 2 मिली सीवर्ट पर ईयर। जो कि वर्कर हैं उनके लिए कितना है? 20 मिली सीवर्ट्स। एंड जो कभी कभी उसमें एक्सपोज होते हैं उनके लिए कितना है? 2 मिली सीवर्ट्स पर ईयर। एंड जो ट्रेनीज़ हैं अंडर 18 ईयर ऑफ एज, जो कि 18 साल से कम एज के ट्रेनी हैं, उनके लिए देयर आर इंडिविजुअल्स बिगिनिंग ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज ऑफ रेडिएशन अंडर 18 ईयर्स। NCRP recommends limits of exposure of trainee 0.1 रैम इज इक्वल टू 1 मिलीसीवर्ट। तो ट्रेनीज के कितना है? 0.1 रैम, जो कि है 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। एंड 4th इज फीटस एक्सपोजर। फीटस को कितना देना है? NCRP रिकमेंड करता है ए टोटल डोज इक्वलेंट लिमिट एक्सक्लूडिंग मेडिकल एक्सपोजर of 0.05 रैम
0.5 मिलीसीवर्ट पर मंथ फॉर एम्ब्रियो और फीटस के लिए कितना है 0.05 रैम देना है 0.5 मिलीसीवर्ट पर मंथ में। इसमें एक्सक्लूडेड है मेडिकल एक्सपोजर एंड एक्सपोजर ऑफ द मेडिकल एक्सपोजर नहीं देना है, जो अदर एक्सपोजर्स हैं उसके हिसाब से फीटस के लिए है। एंड एक्सपोजर ऑफ द एम्ब्रियो फीटस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.05 रैम। 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता इन एनी मंथ, किसी भी मंथ में। इन एनुअल प्रैक्टिस रेडिएशन लेवल शुड बी केप्ट एट द लोवेस्ट प्रैक्टिकेबल लेवल। कम से कम प्रैक्टिकेबल लेवल तक रेडिएशन देना चाहिए। एंड वी शुड नॉट थिंक ऑफ परमिसिबल डोज एज बीइंग परफेक्टली सेफ। और हमें जो परमिसिबल डोज हैं उसको भी सेफ पूरी तरीके से नहीं सोचना चाहिए। इसी वजह से हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम डोज लग पाए टू द पेशेंट्स टू एंड वर्कर्स टू। एंड वी शुड रिमेंबर दैट ऑल अनइजिंग रेडिएशन इज हार्मफुल। हमें बस ये सोच के चलना है कि जो सभी आयनाइजिंग रेडिएशन है वो हार्मफुल हैं। ओके। एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द एक्सपोजर बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं किसको रिड्यूस करने से, एक्सपोजर को कम करने से, एंड बाय यूजिंग द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को यूज करने से। एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर को कम करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं। एक्सपोजर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड एरिया अंडर कंसिडरेशन। जो डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो एक्सपोजर कम हो जाएगा। एंड बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और टाइम के साथ अगर हम टाइमिंग कम कर देंगे, डिस्टेंस कम कर देंगे तो एक्सपोजर कम होगा। सो डिस्टेंस, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो इंटेंसिटी रेडिएशन की होती है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्स होती है। हेयर आई इज द इंटेंसिटी एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। मतलब कि अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के। एंड इन आई इंटेंसिटी इज द डिस्टेंस, देयरफॉर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन रिड्यूसेस द एक्सपोजर। अगर ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेडिएशन का एक्सपोजर कम होगा। एंड टू द इंडिविजुअल कंसर्न जिसको भी देना है। सो a radiographer and a technician should stand as far as possible from any mobile machine। रेडियोग्राफर को या फिर टेक्नीशियन को जितना ज़्यादा मैक्सिमम दूर खड़ा हो सकता है उतने दूर खड़ा होना चाहिए फ्रॉम एनी मोबाइल मशीन विच डज नॉट हैव ए प्रोटेक्टिव एरिया, जिसमें प्रोटेक्टिव एरिया नहीं है। बाय यूजिंग अ लॉन्ग एक्सपोजर कॉर्ड, जिसमें एक लॉन्ग एक्सपोजर कॉर्ड लगा हो। एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्यूब ऑफ मशीन एंड रेडियोग्राफर शुड बी 2 मीटर। जो ट्यूब और मशीन की ट्यूब है और रेडियोग्राफर के बीच में मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि ट्यूब लगाया एंड वहीं पे खड़े होके शूट कर दिया पेशेंट को। उसमें हमें जो टेक्नीशियन है या रेडिएशन वर्कर है उसको डोज बहुत ज़्यादा लगेगी, तो ऐसे में नहीं करना है। कितना दूर खड़े होना है, एटलीस्ट 2 मीटर्स दूर खड़े होना है। एंड जो टाइमिंग है इसके लिए इसका क्या फॉर्मूला है, रेडिएशन डोज इज इक्वल टू एक्सपोजर रेट इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। रेडिएशन डोज एक्सपोजर रेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की मल्टीप्लाइंग होती है। रेडिएशन डोज कैन बी मिनिमाइज की जा सकती है बाय रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर को कम करके मिनिमाइज की जा सकती है। एंड देयर फॉर मशीन्स यूजिंग द शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम, जो मशीन होती हैं जिसमें शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम होता है। एंड हैविंग हाई ट्यूब रेटिंग आर टू बी प्रीफर, जिसमें हाई ट्यूब रेटिंग होती है उनको प्रीफर किया जाता है। तो रेडिएशन डोज इक्वल टू
एक्सपोजर रेट इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ओके, एंड मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, क्या मेथड हो सकते हैं जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके अगेंस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन। द प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय सील्डिंग satisfactory work practices, and shielding implies a certain material, concrete, lead, will reduce the intensity of X-ray when they are placed between the source of radiation and exposed individual। जो सील्डिंग है वो अप्लाई करती है सर्टेन मटेरियल, कुछ मटेरियल जैसे कि कंक्रीट और लेड से बने हुए, रिड्यूस करेगा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को व्हेन, जबकि दे आर प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के सोर्स एंड एक्सपोज इंडिविजुअल के बीच में रखें। एंड सो इफ प्रोटेक्टिव सील्ड ऑफ प्रॉपर थिकनेस इज यूज्ड, अगर प्रोटेक्टिव सील्ड यूज की जा रही प्रॉपर थिकनेस की तो रेडिएशन एक्सपोजर कैन बी रिड्यूस, तो रेडिएशन एक्सपोजर कम किया जा सकता है। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सील्डिंग इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में देयर इज 4 एस्पेक्ट्स, 4 टाइप की सील्डिंग की जा सकती है। एक्सरे ट्यूब सील्डिंग, सो एक्सरे ट्यूब housing is lined by thin sheet of lead which prevent the leakage of radiation। एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग में हम लोग लेड की यूज करते हैं जो कि रोकता है लीकेज ऑफ रेडिएशन को। एंड रूम सील्डिंग, रूम सील्डिंग में क्या आता है, द वॉल्स ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आर लाइंड बाय लेड और मेड अप ऑफ थिक ब्रिक्स 9 inches of concrete to protect the individual located outside the X-ray room from unwanted radiation। जो रूम वॉल्स हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की लाइन की जा सकती हैं लेड से, जो कि या फिर 9 इंच की बनी होनी चाहिए मोटी ब्रिक्स से या कंक्रीट से, टू प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल को जो कि कंसोल में है एक्सरेज से, अनवांटेड रेडिएशन से। दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव बैरियर्स, इनको प्रोटेक्टिव बैरियर्स कहते हैं। एंड पर्सनल सील्डिंग, दिस सील्डिंग अपैरल शुड बी यूज्ड बाय ऑक्यूपेशनल वर्कर्स। सील्डिंग अपैरल यूज किया जाना चाहिए बाय द ऑक्यूपेशनल वर्कर विच कंप्राइज ऑफ लेड एप्रन्स, आई ग्लासेस, साइड सील्स, हैंड ग्लव्स एंड थायराइड सील। हम लोग जो पर्सनल सील्डिंग में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एप्रल यूज़ कर सकते हैं। एप्रल्स में क्या क्या आते हैं, एप्रल में आते हैं लेड एप्रन, आई ग्लासेस, साइड सील्स, साइड सील के साथ वाले लेड ग्लासेस, एंड हैंड ग्लव्स होते हैं, एंड थायराइड सील्स होते हैं। एंड एप्रल प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल ओनली फ्रॉम सेकेंडरी रेडिएशन। जो एप्रल्स हैं वो सेकेंडरी रेडिएशन से ही एक इंडिविजुअल को बचाते हैं, एंड नॉट फ्रॉम द प्राइमरी रेडिएशन। नॉट ये, हेलो, हाँ, ओके। एंड एक्चुअली आई गॉट ए कॉल फ्रॉम इन समवेयर, ना लेट्स सी। जो ये एप्रल होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को किससे, फ्रॉम सेकेंडरी रेडिएशन से, नॉट फ्रॉम द प्राइमरी बीम। द थिकनेस ऑफ द एप्रन शुड बी एट लीस्ट 0.25 मिलीमीटर लेड इक्विवेलेंट। जो थिकनेस होती है एप्रन की कम से कम 0.25 मिलीमीटर लेड इक्विवेलेंट की होनी चाहिए, और वैसे तो 0.5 mm का जनरली यूज करते हैं, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। एंड द मिनिमम प्रोटेक्टिव लेड इक्विवेलेंट्स इन हैंड ग्लव्स एंड थायराइड सील्ड शुड बी 0.5 मिलीमीटर। जो हैंड ग्लव्स और थायराइड सील्ड है उसमें 0.5 मिलीमीटर का उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए एटलीस्ट। और जो लेड एप्रल का कितना होना है, मिनिमम 0.25 मिलीमीटर लेड इक्विवेलेंट होता है। एंड दिस इज लेड एप्रन एंड लेड ग्लव्स, ओके। एंड केयर ऑफ लेड एप्रल, लेड एप्रल की केयर कैसे करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एप्रन्स आर नॉट एब्यूज्ड, उनको किसी भी तरीके से नहीं करना है कि कैसे भी डाल दिया, सच एज बाय ड्रॉपिंग देम ऑन द फ्लोर पे डाल दिया,
pulling them in the heap or improperly draping them over back of the chair, के पीछे भी उसको टांग दिया, या फिर because all these actions can cause internal fracture of the lead, इस इन सभी की वजह से जो लेड है उसमें इंटरनली टूट सकता है। एंड मे कंप्राइज द एप्रन्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी, जो एप्रन की प्रोटेक्टिव एबिलिटी है उसको कंप्राइज कर सकता है एंड कंप्रोमाइज कर सकता है। एंड व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं होता। और प्रोटेक्टिव एप्रल्स शुड बी हैंग ऑन प्रॉपरली डिजाइंड रैक्स, जो कि प्रॉपर रैक्स होते हैं उस पर हैंग करना चाहिए। एंड प्रोटेक्टिव एप्रल्स ऑल्सो शुड बी रेडियोग्राफ्ड फॉर डिफेक्ट्स सच एज इंटरनल क्रैक्स एंड टीयर्स एटलीस्ट वंस ए ईयर। और जो प्रोटेक्टिव एप्रल हैं उनको यूज किया जाता है रेडियोग्राफ ये फॉर डिटेक्ट्स सच एज इंटरनल क्रैक्स के लिए, जो इंटरनल क्रैक्स है, और टीयर्स के लिए साल में एक बार उनको चेक भी कराना चाहिए। एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्क प्रैक्टिसेस, स्टेप 1 इसमें क्या क्या आता है? स्टेप 1 में आता है शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द अननेसेसरी एक्सपोजर टू एनी वन वेदर द रेडिएशन वर्कर पेशेंट और पब्लिक। इसमें प्रिवेंट किया जा सकता है अननेसेसरी एक्सपोजर को टू एनी वेदर द रेडिएशन वर्कर, और मतलब किसी को भी अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं लगना चाहिए। टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर वन शुड बी इंश्योर that the red light warning signal is made on outside the room before giving the exposure। एक्सपोजर देने से पहले रेड लाइट का सिग्नल होना चाहिए बाहर डोर के बाहर। एंड none else except the person undergoing examination should be allowed in the room and 2 machines should not be installed in the same room। जो कि पर्सन है वो अंडरगोइंग एग्जामिनेशन हो रहा है उसके अलावा और किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। 2 मशीन एक ही रूम में इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। द कॉलीमेटर डिवाइस शुड बी यूज, जो कॉलीमेटर डिवाइस है यूज किया जाना चाहिए टू लिमिट द बीम को लिमिट करने के लिए। पैल्पिटेशन बाय बेयर और इवन बाय ग्लव हैंड शुड नेवर बी डन। जो पैल्पिटेशन है वो ऐसे ही बेयर हैंड से और इवन बाय ग्लव हैंड से नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी में। पैल्पिटेशन स्पून शुड बी यूज, इसके लिए पैल्पेशन इस पे स्पून आता है उसको यूज किया जाना चाहिए। एंड टू रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट द नंबर ऑफ रेडियोग्राफ्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन मस्ट बी रिड्यूस। और रिड्यूस करने के लिए रेडिएशन डोज को टू द पेशेंट्स द नंबर ऑफ रेडियोग्राफ ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मस्ट बी रिड्यूस करना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच एग्जामिनेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द फैसिलिटेटिंग द फ्री मूवमेंट्स ऑफ रेडियोग्राफ्स फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन की है वो कम की जा सकती है बाय फ्री मूवमेंट ऑफ रेडियोग्राफ्स को फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर। एंड डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर को कैसे डिटेक्ट करते हैं? डिस्पाइट द प्रिकॉशन टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर इज बाउंड टू अकर टू पर्सन्स वर्किंग इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इतने प्रिकॉशंस के बावजूद रेडिएशन एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए कुछ अमाउंट में रेडिएशन एक्सपोजर लग जाता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वर्कर्स को, क्योंकि वो उसी में है। सो देयरफॉर डिवाइसेस टू मेजर द रेडिएशन एक्सपोजर आर नेसेसरी। कुछ डिवाइसेस होती हैं इस रेडिएशन को मेजर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो दैट वेदर द प्रेजेंट लिमिट हैव बीन एक्सीडेड और नॉट, जिससे कि जानने के लिए कि जो प्रेजेंट डोज लिमिट है वो एक्सीड हुई है या फिर नहीं हुई है। ओके। एंड इन डिवाइसेस में आते हैं पॉकेट डोजीमीटर, फिल्म बेज, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर, टियरली बेज, ये है और इस टाइप के डोजीमीटर्स यूज किए जाते हैं। एंड ड्यूरिंग रेडियोग्राफी में नो प्रोटेक्टिव लेड एप्रन इज वॉर्न। रेडियोग्राफी के दौरान जहाँ पे
कोई भी प्रोटेक्टिव लेड एप्रन नहीं पहना जाता है उसमें। द पर्सनल डोजीमीटर इज वर्न एट द वन ऑफ टू रीजन्स। तो उसमें रेडियोग्राफी में 2 डोजीमीटर्स यूज किए जाते हैं या फिर करना चाहिए। वो ऑन द ट्रंक, एक ट्रंक पे यूज करना है एंड दूसरा अपर चेस्ट पे। एंड ट्रंक में ऑफ द बॉडी एट द लेवल ऑफ द वेस्ट, कमर के लेवल पे ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द इंडिविजुअल, जो आगे की साइड है इंडिविजुअल की वहाँ पे यूज करना है एक ट्रंक पे। और दूसरा चेस्ट पे रीजन एट द लेवल ऑफ कॉलर एरिया में यूज करना है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द इंडिविजुअल, एंटीरियर सरफेस में इंडिविजुअल के। ओके। एंड ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी में ए प्रोटेक्टिव एप्रन शुड ऑलवेज बी वर्न, हमेशा पहनना है। इट इज़ फर्दर रिकमेंडेड दैट आइडियली 2 डोजीमीटर्स शुड बी वर्न बाय रेडिएशन पर्सनल। और इसमें भी वैसे तो रिकमेंडेड है कि 2 डोजीमीटर ही पहनने चाहिए, फर्स्ट ऑन द ट्रंक एंड सेकेंड ऑन द चेस्ट रीजन। ओके। 1 at the collar level and outside the lead apron and the other at the trunk level underneath the lead apron। एक जो कॉलर लेवल पहनेंगे वो आउटसाइड लेड एप्रन एंड अदर एट द लेवल ऑफ ट्रंक, जो कि वेस्ट में होगा, जो कि लेड एप्रन के नीचे होगा। एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्वे प्रोग्राम्स, the responsibility for establishing a radiation protection programs rests with the hospital administration owners of the X-ray facility। ये एक्सरे फैसिलिटी और ऑनर्स पे डिपेंड करता है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू अपॉइंट ए रेडिएशन सेफ्टी कमिटी एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो रेडिएशन सेफ्टी कमेटी को रखे हैं, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करें। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ RSO टू परफॉर्म ए रेगुलर रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्वे। और RSO क्या काम है? RSO का काम है रेडिएशन प्रोटेक्शन को रेगुलर सर्वे करें। एंड AERB हैज़ रिकमेंडेड रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेडिएशन वर्कर टू असेस देयर प्रोटेक्शन स्टेटस। एंड AERB ने रिकमेंड किया है रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेडिएशन वर्कर को टू असेस करने के लिए देयर प्रोटेक्शन स्टेटस, उनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। एंड एवरी रेडिएशन वर्कर टू commencing radiation work and at a subsequent intervals not exceeding 12 months shall be subjected to the following medical examinations। और ये कौन कौन से मेडिकल एग्जामिनेशंस कराने हैं? एक्सरे एग्जामिनेशन चेस्ट का, ऑल जनरल लैब के जो एग्जामिनेशंस होते हैं सच एज एग्जामिनेशन of blood and excreta, and special investigations such as examination of skin का, hand का, and finger and nails and eyes का। इन सभी के क्या कराने हैं? इन्वेस्टिगेशन इन एवरी 12 मंथ में, मतलब 1 साल में कराना है एक बार। एंड नाउ द हॉस्पिटल पेशेंट्स एंड रेडियोग्राफर। From here we will continue a new topic in next video. So thank you and like, share and subscribe. Bye bye. See you soon.